हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अगला चैप्टर नंबर 4, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और आज की वीडियो में हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट डू वी मीन बाय रिडेम्पशन। रिडेम्पशन इज ऑपोजिट ऑफ इशू। और इशू ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था दैट व्हेन एवर अ कंपनी इज इन नीड ऑफ फंड्स तो बहुत सारे सोर्सेज को कंपनी यूज़ करती है। जैसे हम इशू ऑफ शेयर्स में शेयर्स इशू करके कंपनी अपने लिए कैपिटल रेज करती है, ऐसे ही हम इशू ऑफ डिबेंचर्स भी करते हैं। और जनरल पब्लिक में जो भी लोग हमारे डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके थ्रू हम अपने फंड्स कलेक्ट करेंगे। तो जो डिबेंचर्स इशू करके आपने पैसा इकट्ठा किया, फंड्स इकट्ठे किए और उसको यूटिलाइज किया, जब भी कंपनी को ऐसा लगेगा कि अब हमें इस सरप्लस मनी की ज़रूरत नहीं है तो उसकी रिडेम्पशन की बात की जाएगी। रिडेम्पशन ऑलवेज मीन्स पेइंग बैक द मनी टू द इन्वेस्टर। तो जब हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने डिबेंचर होल्डर्स को उनका इन्वेस्टेड अमाउंट वापस करने की बात कर रहे हैं। तो जो कंपनी की लायबिलिटी है ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर्स उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और जितने भी हमें फंड्स रिडेम्पशन के लिए रिक्वायर्ड होंगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स होगा ये, तो जो प्रूडेंट कंपनीज हैं वो पहले ही सफिशिएंट प्रोविजन बना लेती हैं अपने प्रॉफिट्स में से या फंड्स का एक्यूमुलेशन कर लेती हैं ताकि हम रिडेम्पशन कर सकें। जितनी भी हमारी रिडेम्पशन की टर्म्स होंगी वो कंपनी पहले ही अपने प्रॉस्पेक्टस में दर्ज कर देती है। और जो डिबेंचर्स का रिडेम्पशन है वो पार पे भी किया जा सकता है, प्रीमियम पे भी किया जा सकता है, डिस्काउंट पे भी करने में मनाही नहीं है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर ऐसे डिबेंचर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा जिनका रिडेम्पशन डिस्काउंट पे किया जाए। सो प्रैक्टिकली या तो रिडेम्पशन एट पार किया जाएगा या एट प्रीमियम किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जब हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को प्लान करते हैं तो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें हमने, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या पॉइंट्स हैं जिनको कंसिडर किया जाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। हमें रिडेम्पशन कब करना है। अगर कंपनी को ये अंदाज़ा है कि 3 साल में उसकी फंड्स की रिक्वायरमेंट सही हो जाएगी री इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हुए, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स करते हुए, तो वो 3 साल का टर्म अनाउंस कर देंगे, नहीं तो 5 साल किया जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी एंड इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। फिर आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन, कि हमने अपने टोटल डिबेंचर्स को रिडीम कर देना है या हमने कितने डिबेंचर्स को रिडीम करना है, ये भी कंपनी अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का अंदाज़ा लगाते हुए डिसाइड करेगी। देन अरेंजमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन। जब कंपनी को रिडेम्पशन करना है तो उसे डिबेंचर होल्डर्स को बहुत सारी पेमेंट करनी होगी। तो उस पेमेंट के लिए हमने ये जो अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन रिडेम्पशन है इसका अरेंजमेंट कैसे करना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी डिसाइडेड। अब हम बात करते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की। ये हमारी कंपनीज एक्ट की एक रिक्वायरमेंट है कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड ऑन इंडियन कॉरपोरेशन दैट इशू डिबेंचर्स। जितनी भी कंपनीज डिबेंचर्स इशू करती हैं और उनका रिडेम्पशन भी करना चाहती हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं उन कॉरपोरेट्स को दैट दे हैव टू क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, एक ऐसा रिजर्व जहाँ से जिसमें ऐसा अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा और उसी अमाउंट को फिर यूटिलाइज किया जाएगा रिडेम्पशन के पर्पज़ के लिए। और ऐसा इसलिए किया जा सकता है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो डिबेंचर होल्डर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जा सके। इफ रिडेम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स देन 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इज ट्रांसफर टू DRR, अगर हमने आउट ऑफ प्रॉफिट्स करनी है। और अगर आउट ऑफ कैपिटल है तो मिनिमम 10% इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू DRR। तो कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से 10% हिस्सा DRR में शिफ्ट करेगी और ये 10% लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंगली है। अर्लियर इट वाज 25%, बहुत पहले 50% भी हुआ करता था, फिर 25% हुआ और अभी रिक्वायरमेंट सिर्फ 10% अमाउंट को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की है। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट का मैंने जिक्र किया दैट वाज पास्ड ऑन August 16, 2019। On August 16, 2019, Ministry of Corporate Affairs relaxed this DRR requirement.
रिलैक्स कैसे किया? जैसे पहले 25% ट्रांसफर करना था, अभी उसको रिलैक्स किया गया। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया, इट सेड दैट लिस्टेड कंपनीज, non-banking financial institutions registered with Reserve Bank of India, housing finance companies registered with National Housing Bank would no longer be required to maintain a DRR if they issue non-convertible debentures. तो उनको DRR बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जो DRR रिक्वायरमेंट थी वो अनलिस्टेड कंपनीज के लिए स्टिल इट इज देयर, बट एट अ लोअर रेट ऑफ 10% अगेंस्ट अर्लियर 25%। तो अब कंपनीज को जिनको DRR बनाना भी है उनको 25% की बजाय सिर्फ 10% बनाना है। तो ये गाइडलाइंस का चार्ट में आप देख सकते हो अलग अलग कंपनीज के लिए कितना कितना DRR है। और अगर आप लास्ट में अनलिस्टेड कंपनीज को चेक करें तो ये 10% है ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। देन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, एक और सेक्शन 18 है जिसके सब सेक्शन 7 क्लॉज C के अंडर एवरी कंपनी शेल ऑन और बिफोर 30th April each year invest or deposit in specific securities a sum which shall not be less than 15% of the amount of debentures which are maturing for payment on 31st of March of next year। तो अगले साल 31 मार्च को हमारे जितने डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं उनका 15% पहले ही किन्हीं ना किन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। और इस इन्वेस्टमेंट को हम कह देते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, DRI। The amount invested could only be used to repay outstanding debentures। जब हमें रिडेम्पशन करना है उसके लिए हमें अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, तो रिडेम्पशन से पहले इस इन्वेस्टमेंट को एनकैश कर लिया जाएगा और जो मनी होगी उसे यूटिलाइज कर दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करने के लिए। तो दो इंपॉर्टेंट रूल्स हुए हमारे अब तक जो हम डिस्कस किए हमने, कि एक तो रिडेम्पशन करने के लिए हमें DRR में ट्रांसफर करना होगा कितने प्रतिशत? 10%। और उसके साथ साथ 15% अमाउंट को हमें 30th April तक इन्वेस्ट करना होगा जिसे एनकैश किया जाएगा रिडेम्पशन के समय। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की। तो इस वीडियो में हम अपने फर्स्ट 2 मेथड्स को ही डिस्कस कर पाएंगे, बाकी मेथड्स हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तो पहले 2 मेथड्स हमारे क्या हैं? लमसम मेथड। तो लमसम मेथड में एट द एंड ऑफ अ फिक्स्ड पीरियड, लमसम मेथड का मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपने फिक्स किया है, 3 साल बाद 5 साल बाद आप अपने ये रिडेम्पशन करेंगे। तो ऐसे केस में हम क्या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करेंगे? ऐसे ही बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स इन इंस्टॉलमेंट्स। फर्स्ट मेथड में हम लमसम की बात कर रहे थे, सेकंड मेथड में हम इंस्टॉलमेंट्स की बात कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आप रिडेम्पशन करते जाएंगे। तो इन दोनों मेथड्स की अगले डिस्कशन पे कंटिन्यू करते हैं। रेस्ट ऑफ द मेथड्स यू कैन सी हियर बट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं लमसम मेथड की बात। तो इस लमसम मेथड में अकाउंटिंग एंट्रीज हमारी क्या क्या होंगी, इनको डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंटिंग एंट्रीज में सबसे पहले जब हम अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, जो हमने अभी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट की बात की कि इन्वेस्टमेंट की जाएगी, तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए हम एंट्री कर देंगे डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और वो जो हमने 15% अमाउंट था ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद DRR बनाया जाएगा। DRR मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो इसके लिए हमें कहां से अमाउंट विड्रॉ करना है? P&L से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये जो एंट्री है ये किसी भी समय पास की जा सकती है, अप्रैल से लेके अप टू डेट ऑफ रिडेम्पशन। नॉर्मली जो DRR की हम ट्रांसफर करते हैं when first redemption takes place, क्योंकि redemption is normally carried out over number of years। तो जब पहली बार करना है तो उस समय आप ये ट्रांसफर कर देंगे। फिर इसी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट को हमें एनकैश करना है रिडेम्पशन से पहले। तो एनकैश करते हुए हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जब आपने इन्वेस्टमेंट की एंट्री की थी उसकी जस्ट रिवर्स एंट्री हमने कर दी है और हमने मनी को एनकैश कर लिया।
इसके बाद रिडेम्पशन का अमाउंट ड्यू किया जाएगा, तो जब ड्यू करेंगे अमाउंट तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, और अगर कोई प्रीमियम पेड है तब उसको भी साथ में लिया जाएगा, और जब पेमेंट की जाएगी तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री हमने की सब केसेस में। अब आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इस डीआरआर के अमाउंट को, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के अमाउंट को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, तो उसके लिए एंट्री आ जाएगी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। इसी के साथ अगर हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स करते हैं तो उस केस में भी इसी तरह पहले इन्वेस्टमेंट की जाएगी, फिर डीआरआर में ट्रांसफर किया जाएगा और फिर इन्वेस्टमेंट को एनकैश कर लिया जाएगा। अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस करते हैं ताकि इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझा जा सके। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं हम डिस्कस पहले। रोमन्स लिमिटेड हैड 25 lakhs 8% debentures due to be redeemed out of profits on 1st November 2015 at a premium of 5%। तो हमने 25 लाख रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम करना है और उसके साथ साथ 5% उस पे प्रीमियम भी हमको देना है, तो प्रीमियम बन गया आपका 5% के हिसाब से 1,25,000। तो इसका मतलब टोटल 26,25,000 का अमाउंट आपने रिडेम्पशन के लिए इकट्ठा करना है। Romans Limited had sufficient balance in statement of P&L. The company invested the required amount in government securities on April 30th of the financial year. ये उसी इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है जो मैंडेटरी है। Investments were encashed and debentures were redeemed on due date. Journalize the transactions. तो चलिए इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस अपनी कर लें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात इसमें यह रहेगी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहली एंट्री हम यही करेंगे, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने इन्वेस्टमेंट की और कितनी इन्वेस्टमेंट की, 25 लाख हमारा अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन है, इनटू 15 डिवाइडेड बाय 100, तो 3,75,000 की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो हमने 3,75,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी। इस क्वेश्चन में ये ध्यान देने वाली बात है कि जो रिडेम्पशन है वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स की जानी है। इसका मतलब हमारा ट्रांसफर टू डीआरआर कितना होगा, 100%, पूरा का पूरा अमाउंट डीआरआर में शिफ्ट किया जाएगा। तो अगली एंट्री करते हैं हम। जब हमें अप्रैल 30th को हमने ये इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद जब आपने रिडेम्पशन करना है, 1 नवंबर को आपने रिडेम्पशन करना है, तो 1 नवंबर को आपने इन इन्वेस्टमेंट्स को जो आपने 30 अप्रैल को इन्वेस्ट किए थे इनको आपने इनकैश कर लिया। तो अगली एंट्री हमारे पास बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इन्वेस्टमेंट्स को हमने सेल आउट कर दिया एट पार 3,75,000 रुपए में ही। इसके बाद हमने डीआरआर में ट्रांसफर करना है, तो हमें कहा गया है कि हमारे स्टेटमेंट ऑफ P&L में सफिशिएंट अमाउंट है और टोटल अमाउंट हमें जो रिक्वायर्ड है वो है 25 लाख रुपए। तो हम पूरा का पूरा 25 लाख डीआरआर में शिफ्ट करेंगे, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, और 25 लाख रुपया आपने डीआरआर में शिफ्ट कर दिया। देन जो नेक्स्ट एंट्री आपकी आ जाएगी 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो ये क्या एंट्री हुई हमारी, जब हमने डिबेंचर्स को रिडेम्पशन के लिए ड्यू किया तो ये उसकी बात की जा रही है, और 25 लाख का हमारा टोटल अमाउंट, 1,25,000 हमारा प्रीमियम, तो टोटल पेएबल अमाउंट आपका बन गया 26,25,000। Then next entry will be when you will be paying this amount to debenture holder. तो debenture holder account debit to bank account. तो टोटल 26,25,000 आपने पे कर दिया। इसके बाद लास्ट में इसी डीआरआर को हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो हमारी एंट्री हो गई डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। 25 लाख रुपया जो हमने डीआरआर में डाला था वो सारे अमाउंट को हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो ये थी हमारी फर्स्ट इलस्ट्रेशन, और इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि डीआरआर 100% बनाया गया है, और उसके साथ साथ ही जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो 15% एज पर रेगुलेशंस।
नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 2. तो चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन में क्या कहा जा रहा है. रतन स्टील्स लिमिटेड हैड अ बैलेंस ऑफ 15,75,000 इन स्टेटमेंट ऑफ P&L. तो हमें P&L का बैलेंस बताया जा रहा है. The company decided to redeem its 15 lakh 8% debentures at a premium of 5% out of profits. तो again redemption is out of profits. तो whenever redemption is out of profits तो DRR हमें 100% ही बनाना है. तो टोटल अमाउंट आपको रिडेम्पशन पे रिक्वायर्ड है 15 लाख रुपए. इन्वेस्टमेंट की जाएगी इसके 15% अमाउंट की. तो जब हम 15 लाख का 15% कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें मिलता है 2,25,000. उसके बाद आगे कहा जा रहा है द कंपनी इन्वेस्टेड द रिक्वायर्ड अमाउंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑन 30th अप्रैल पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. तो हमारी एंट्रीज जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इन्वेस्टमेंट करने की 2 एंट्रीज होंगी, DRR बनाने की एंट्री होगी, फिर रिडेम्पशन को ड्यू किया जाएगा, पे किया जाएगा और फिर DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. तो हम शुरुआत करते हैं अपनी फर्स्ट एंट्री के साथ, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो 2,25,000 का ट्रांसफर किया गया. दिस इज 15% ऑफ 15 लाख. फिर 31 मार्च को जब हमने रिडेम्पशन करना है तो इस रिडेम्पशन के लिए इस इन्वेस्टमेंट को हमने एनकैश कर लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट और 2,25,000 रुपए कंपनी ने एनकैश कर लिए. इसके बाद DRR में ट्रांसफर करते हैं तो हमारी एंट्री हो जाएगी सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और पूरा का पूरा 15 लाख रुपया हम डाल देंगे अपने DRR में. इसके बाद अगेन रिडेम्पशन ड्यू कर रहे हैं तो क्योंकि हमारा रिडेम्पशन प्रीमियम पे है तो हम ड्यू करते हुए एंट्री करेंगे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. और डिबेंचर्स में चला गया 15 लाख, 75,000 चला गया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स. 15,75,000 रुपया हमें रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट एंट्री आ जाती है हमारी पे करने की. तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,75,000 हमने उनको पे कर दिया. और लास्ट में जो हमने DRR बनाया था उस DRR को हमने ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में. तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट. तो इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन की तरह हम DRR 100% बना रहे थे. चलिए प्रोसीड करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 को. तो थर्ड इलस्ट्रेशन में हमें कहा जा रहा है गणेश लिमिटेड इशूड 5,008% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच. तो टोटल अमाउंट हमारे पास बन जाएगा 5 लाख का एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 मार्च 2010. अब बेटा यहां पे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है जब भी हमें रिडेम्पशन के क्वेश्चन में पहली लाइन में कहा जाए गणेश लिमिटेड इशूड 5% डिबेंचर्स, जब इस तरह से क्वेश्चन की बिगनिंग की जाए तो आपको कहा जा रहा है कि आप इशू करने की एंट्री भी करें. और अगर हमसे इशू की एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है तो कहा जाएगा गणेश लिमिटेड हैज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ दिस मच अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स. तो वहां हमें इशू की एंट्री करने की जरूरत नहीं है. लेकिन इस सवाल में हमें इशू की एंट्री करने की बात कही जा रही है और हमने इशू करना है प्रीमियम के ऊपर. आगे प्रोसीड करते हैं. द कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ऑन 31 मार्च. द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू इन्वेस्ट. अब इसमें कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है कि रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स है या आउट ऑफ कैपिटल है. तो हम इसमें DRR अपनी नई शर्तों के मुताबिक 10% मान के चलेंगे. अगर ये रिडेम्पशन टोटली आउट ऑफ प्रॉफिट्स होता तो मेंशन किया जाता. The company also decided to invest 15% of the face value of debentures to be redeemed. Investment की बात की जा रही है. As per terms decided, debentures were redeemed on due date past journal entries. तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का डिस्कशन. अब यहाँ पे 2 एंट्रीज हमारी और इंक्रीज हो गई हैं. कौन सी 2 एंट्रीज? जो हमारे डिबेंचर्स को इशू करने की एंट्रीज हैं, क्योंकि फर्स्ट लाइन में हमें डिबेंचर्स इशू भी करने को कहा जा रहा है. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं. और अगर आप इस क्वेश्चन में एक बात को नोटिस करें तो हमने जो डिबेंचर्स को इशू किया है वो 31 मार्च 2010 को किया है और उसके बाद 31 मार्च 14 को हमने रिडेम्पशन करना है. तो 31 मार्च 14 से पहले जो अप्रैल 30th आएगी 2013 में,
तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो पहली दोनों एंट्रीज 2010 में हम 31 मार्च को करने जा रहे हैं। तो क्या एंट्रीज बन जाएंगी? क्योंकि हमें प्रीमियम के साथ अमाउंट रिसीव हुआ है तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5,25,000, क्योंकि हमें 5 लाख डिबेंचर्स के और 25,000 प्रीमियम के भी रिसीव हुए हैं। सेकेंड एंट्री में हम अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और डिबेंचर्स अकाउंट में चला गया आपका 5 लाख रुपया, 25,000 चला गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। अगली एंट्री में इन्वेस्टमेंट की बात की जाएगी और ये इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं 30 अप्रैल 2013 में, क्योंकि आने वाली मार्च 31 को हमने रिडेम्पशन करना है। और कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा? 15%। किसका 15%? 5 लाख रुपए का 15%। तो हमने एंट्री कर दी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बारी आती है डीआरआर बनाने की। तो डीआरआर बनाना है अब हमने कितना? 10%। 5 लाख का 10% मतलब 50,000 रुपए। पुराने रूल्स के मुताबिक ये 25% किया जाता था, लेकिन अभी लेटेस्ट रूल्स के अकॉर्डिंगली ये 10% डीआरआर हम बनाते हैं। तो हम डीआरआर बनाने की एंट्री करेंगे सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 50,000 रुपए का ये रिजर्व बना दिया हमने। इसके बाद अब क्योंकि रिडेम्पशन करना है तो इन्वेस्टमेंट्स को इनकैश किया जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 75,000 रुपया पूरा आ गया। अब रिडेम्पशन करने की बारी हम करते हैं। तो हमने रिडेम्पशन करना है, द कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर द जो हमें रिडेम्पशन करना है, रिडेम्पशन के लिए कोई शर्त नहीं बताई गई। इशू हमने जरूर प्रीमियम पे किया है, लेकिन रिडेम्पशन पे कोई प्रीमियम नहीं है। तो हमने 5 लाख रुपए के साथ डिबेंचर रिडेम्पशन ड्यू कर दिया, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, एंड अगली एंट्री में हमने पे कर दिया डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लास्ट में जो हमने डीआरआर बनाया था 50,000 रुपए का, उसे हम ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। तो एंट्री बन जाएगी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन में एक और नया पॉइंट आया, थोड़ा डेट्स को बदला गया है, और उन डेट्स को बदलने का क्या असर होगा ये आपने ध्यान में रखना है। बाकी सारे फैक्टर्स ऑलमोस्ट वैसे ही हैं जैसे हमने पहले इलस्ट्रेशंस में डिस्कस किए हैं। हियर क्वेश्चन इज, रोशन लिमिटेड इशूड 8 लाख 5% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन 30 जून 2011 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. Redeemable at a premium of 10% on 30 जून 2015। तो देखिए सबसे पहली बात कि 30 जून 2011 को इशू करने की बात की जा रही है, और हमने ऐसे डिबेंचर्स को इशू करना है जिनमें रिडेम्पशन के समय प्रीमियम है। तो आपने इशू ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर में 6 अलग अलग केसेस डिस्कस किए थे जहां हमारी रिडेम्पशन की एंट्रीज को ध्यान में रखते हुए इशू की एंट्रीज की जाती हैं। तो उनका जिक्र उसी टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे पहली 2 एंट्रीज क्यों किया जाएगा, तो ध्यान रखना है इस बात का। फिर जो रिडेम्पशन करना है वो भी प्रीमियम पे करना है, तो इशू भी प्रीमियम पे, रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे, 2 तरह के अमाउंट्स होंगे। तो इन दोनों चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। उसके बाद कंपनी इन्वेस्टेड रिक्वायर्ड अमाउंट इन 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो रिक्वायर्ड अमाउंट हम जानते हैं 15% रहा करता है। इन विच रिडेम्पशन इज ड्यू, डिबेंचर्स वर ड्यूली रिडीम्ड, जर्नलाइज द ट्रांजैक्शंस। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमने डिबेंचर्स को इशू किया है 30 जून क्यों किया है, और जो रिडेम्पशन करना है वो भी 30 जून को करना है। जो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे 30 अप्रैल को करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट को एनकैश करेंगे जो हमने अप्रैल में किया था और हम रिडेम्पशन कर रहे हैं 30 जून को, तो 2 महीने का इंटरेस्ट भी हम अर्न करेंगे। ये इंपॉर्टेंट और एक न्यू पॉइंट है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं 30 अप्रैल को की गई इन्वेस्टमेंट, जब हम 30 जून को इन इन्वेस्टमेंट्स को सेल आउट करेंगे, एनकैश करेंगे, तो 2 महीने का इंटरेस्ट इनकम भी हमारी साथ में हमें एंटर करनी है। डिबेंचर्स वर ड्यूली रिडीम्ड, जर्नलाइज द ट्रांजैक्शंस।
तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन के इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन। सबसे पहली एंट्री हमने डिबेंचर्स इशू की कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहां हमने 8,80,000 अमाउंट ट्रांसफर कर दिया है। फिर उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में 8,80,000 ही रहा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये वो अमाउंट है जो हमें रिडेम्पशन प्रीमियम पे करना है, वो अमाउंट लिया जा रहा है। टू 5% डिबेंचर्स अकाउंट 8 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 80,000, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 80,000। ये वही एंट्री है जो मैंने आपको अलग अलग डिफरेंट केसेस का रेफरेंस दिया था। इसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये 1,20,000 कैसे आया? 8 लाख इंटू 15/100, तो 1,20,000 आ गया। लेकिन जब इन इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे तो अगली एंट्री में आप देख रहे हो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट अर्न्ड, ये वही 2 महीने के इंटरेस्ट की इनकम का जिक्र है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस की थी। तो हमने 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट को बेचा, लेकिन 2 महीने का इंटरेस्ट भी इस पे मिला, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट की जा रही थी ये 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में थी। तो 1,20,000 इंटू 10/100 इंटू 2/12 करते हुए 2,000 की इंटरेस्ट इनकम भी हम रिसीव कर रहे हैं, तो 1,22,000 हमको मिलेगा। अगली एंट्री में डीआरआर बनाया जाएगा। तो अब डीआरआर हमें कितना बनाना है? 10% का, मतलब 8 लाख का 10% 80,000 रुपया। तो पुराने रूल्स में 25% हुआ करता था, अभी ये सिर्फ 10% किया जाएगा। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 80,000। अगली एंट्री में आप देख पा रहे हैं कि हमने रिडेम्पशन को ड्यू कर दिया, तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, देन डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, और लास्ट में हमने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। Let's proceed to illustration number 5. इस टॉपिक की लास्ट इलस्ट्रेशन हम करने जा रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? एलेक्स लिमिटेड हैज इशूड 30,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, of which half amount is due for redemption on 31st March 2016. तो जो टोटल डिबेंचर्स हैं वो 30 लाख के हैं, लेकिन रिडेम्पशन हमको 15 लाख का करना है। It was decided to invest the required amount towards debenture redemption investment. तो अमाउंट जब 15% निकालोगे, अब 30 लाख का नहीं निकालोगे, 15 लाख का निकालोगे। The company has in its debenture redemption reserve account a balance of rupees 2 lakh. 2 लाख ऑलरेडी हमारे DRR में पड़ा है, तो जितना और अमाउंट बैलेंस रिक्वायर्ड होगा वो हम ट्रांसफर कर देंगे। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो अभी हमें ट्रांजैक्शंस करने को कहा जा रहा है। तो यहाँ जो क्वेश्चन की हमारी पहली लाइन थी उसमें कहीं कुछ नहीं कहा जा रहा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस बताया जा रहा है, तो हमने सीधा इन्वेस्टमेंट की एंट्री करनी है। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट 2,25,000 का कैसे निकलेगा? 15 लाख इंटू 15/100, 2,25,000। अगली एंट्री में इसी को इनकैश किया गया है। अब बात आती है कि हम अपने सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L से कितना मनी विड्रॉ करेंगे। तो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल अमाउंट का 3 लाख बनता है। DRR जो हमें बनाना है टोटल अमाउंट का 3 लाख बनता है, बट क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में 2 लाख रुपया पड़ा है, तो इस केस में हम सिर्फ 1 लाख रुपया और ट्रांसफर करेंगे। तो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, और फिर हमने ड्यू कर दिया डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसके साथ ही हम अपनी इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। इस चैप्टर के अगले हिस्से को हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में कवर अप करेंगे। आई होप आपको सभी पॉइंट्स समझ में आए होंगे। थैंक यू।